आप मस्जिदों को गिरा देते हैं जो सदियों पुरानी मस्जिदें हैं। अभी मदरसा अजीज़िया को जला दिया गया बिहार शरीफ में। तो यह सब कुछ उसका हिस्सा है जिसको आप होलोकास्ट कह रहे थे। भारत में वह धारावाहिक रूप से चल रहा है। वह एक परिघटना के रूप में एक समय शायद घटित नहीं होगा, वो रोज़ाना घटित हो रहा है और इसलिए वो हमें महसूस भी नहीं हो रहा। वे हर उस चिन्ह को हटा देना चाहते हैं जो चिन्ह मुसलमानी कहा जा सकता है। तो वह कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, औरंगज़ेब रोड का नाम हो, इलाहाबाद हो, औरंगाबाद हो, उस्मानाबाद हो। तो यह एक तरह का सांस्कृतिक संहार है जिसको आप कल्चरल जेनोसाइड कहते हैं, जो एक बहुत समझी हुई अवधारणा है जिस पर काफ़ी काम बाहर हुआ है। गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई, गोडसे ने की, लेकिन वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा और सावरकर से जुड़े हुए थे। इस तथ्य को आपने हटा दिया, है ना? या आपने इस तथ्य को हटा दिया कि 2002 में गुजरात में मुसलमानों का संहार हुआ था। अगर आपने इस तथ्य को हटा दिया तो उसके बाद उस पर डिस्कशन ही बंद हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे का नाम आता है। इसके कारण आरएसएस पर बैन लगाते हैं सरदार पटेल, जो उस वक्त गृह मंत्री होते हैं। एनसीईआरटी इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता है। एनसीईआरटी इस पैराग्राफ को भी रिमूव कर देता है जिसमें, क्योंकि महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, इस कारण से जो दक्षिणपंथी धरे थे, हिंदुत्ववादी जो गुट था, वो बड़ा आक्रामक रहता था, प्रवोक हो जाता था। एनसीईआरटी उन सिलेबस को भी एक्सक्लूड कर रहा है जिन सिलेबस में मुगल सल्तनत की बात है, मुगल सल्तनत का जिक्र है। ये जो स्थितियां हैं, एक दक्षिणपंथी समूह सत्तारूढ़ है, देश की सत्ता में काबिज है, और लगातार आरोप लगते रहते हैं कि वो इतिहास बदलना चाहते हैं, इतिहास दोबारा लिखना चाहते हैं, अपने तरीके से लिखना चाहते हैं। और वैसे में एक ऐसा कदम जहां पाठ्यक्रम से इतिहास के तथ्यों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अपूर्वानंद सर से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं सर, शिक्षाविद हैं, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्तियों में से एक। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले जी। और जैसा कि मैंने कहा सर इंट्रोडक्शन में भी, कि कुछ एक पैराग्राफ्स आप हटा देते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया क्यों हो रही है, क्या ज़रूरी है? दरअसल पाठ्यपुस्तक पहले पाठ्यपुस्तक की समझ होना हम लोगों के पास बहुत आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक कोई अलग अलग टुकड़ों का जोड़ नहीं है, अलग अलग जानकारियों का। जब पाठ्यपुस्तक लिखी जाती है, और पाठ्यपुस्तक एक क्रम में लिखी जाती है, जैसे कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक, तो आप कौन सी जानकारी कब देंगे, वह जानकारी अगले स्तर पर कहाँ किस जानकारी से जुड़ेगी, विश्लेषण कैसे कर सकेंगे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं उसको, तो इन सब के क्या तरीके होंगे, प्रमाण कैसे खोजेंगे, उदाहरणों का क्या मतलब है। तो पाठ्यपुस्तकों में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पाठ्यपुस्तक एक तरह का, आप ये कह सकते हैं, पेडागॉजिक टूल है जिसमें किसी विषय को समझना वो एकमात्र नहीं है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे देश में जहाँ इतनी ज़्यादा गरीबी है, वहाँ छात्रों के पास एक ही चीज़ है जिसमें एक तरह से पूरी सामग्री रहती है। तो आप कह सकते हैं पूरा पोषण, इसलिए पाठ्यपुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन वह आखिरकार एक शिक्षा शास्त्रीय या पेडागॉजिक उपकरण है, सहारा है। तो अगर इतनी सारी चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें लगेगा कि अच्छा, ये वाला टुकड़ा हटा दिया, ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो इससे क्या नुकसान हो गया। तो वह टुकड़ों का जोड़ नहीं है। सबसे पहले उसको जब भी उसकी कल्पना की जाती है तो होलिस्टिक कल्पना होती है, एक संपूर्णता में, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, आपने सर जैसा कहा कि पाठ्यपुस्तक जो है वो पोषण देता है और संपूर्णता में इसको देखा जाना चाहिए, तो क्या ये सेफ टू से है कि इन्हीं पाठ्यपुस्तकों के जरिए वैचारिक पोषण भी दी जाती है, और जब आप कोई चैप्टर हटाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक पोषक तत्व या एक वैचारिकी को हटा देना चाहते हैं और पॉलिटिकल मोटिव से इसको यूज़ करना चाहते हैं? देखिए, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है, या ऐसे लोगों की, वो ये कि वो ये सोचते हैं कि कुछ जानकारियों को अगर हम हटा देंगे, जानकारियाँ यानी तथ्य, सूचना, तो कुछ सूचनाएं होती हैं विशेषकर इतिहास में या कहीं और, उन सूचनाओं के आधार पर फिर आप अपनी धारणा बनाते हैं, विश्लेषण करते हैं। आप सूचना हटा देंगे तो बाकी चीज़ें गायब हो जाएंगी, है ना। जैसे ये सूचना कि
महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई, यह तथ्य है। इसको आप हटा नहीं सकते। आप इसको भी नहीं हटा सकते कि नाथूराम गोडसे ने हत्या की। तो ये दो चीज़ें अनिवार्यता देनी पड़ेंगी। जो एक चीज़ आप हटा दे सकते हैं वो ये, जो कि तथ्य है और सूचना है, वो ये कि नाथूराम गोडसे का रिश्ता हिंदुत्ववादी संगठन से था। तो अगर आपने यह सूचना हटा दी तो उसके बाद जो विश्लेषण होगा या जो धारणा बनेगी उसका रास्ता ही नहीं रह गया, है ना, उस पर जो चर्चा हो सकेगी। तो इसलिए इन सूचनाओं को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। या जैसे किसी समय प्राचीन काल में ब्राह्मण गोमांस खाया करते थे, या गोमांस का सेवन भारत में वर्जित नहीं था वैदिक काल में ऐसा वैदिक काल में, है ना। और इसके प्रमाण हैं। अब यह एक सूचना है। इस सूचना के आधार पर आप अपने समाज का विश्लेषण कर सकते हैं, समाज कैसे विकसित हुआ। उसका मतलब ये नहीं है कि तब खाते थे तो अभी भी खाएं, या अभी नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं, आपके पूर्वज खाते थे। यह मसला नहीं है। मसला है कि यह एक सूचना है। अगर आपने यह सूचना ही हटा दी तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमेशा से वर्जित था, है ना, कभी नहीं खाया जाता था, वगैरह वगैरह इसका वगैरह। मतलब जो आप थोपना चाहते हैं वो आप थोप सकते हैं एक हिस्से को निकाल के। तो इसलिए गांधी की हत्या 30 जनवरी को हुई, गोडसे ने की, लेकिन वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा और सावरकर से जुड़े हुए थे। इस तथ्य को आपने हटा दिया, है ना। या आपने इस तथ्य को हटा दिया कि 2002 में गुजरात में मुसलमानों का संहार हुआ था। अगर आपने इस तथ्य को हटा दिया तो उसके बाद उस पर डिस्कशन ही बंद हो जाएगा कि इसका क्या मतलब आप होता है। जानने ही मत दीजिए तो लोग उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, और यह भी बहुत दिलचस्प है जो मुझे आज पता चला कि आपातकाल में भी जो जातियाँ हुई थी उनको भी हटा दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि आप दरअसल इस पर बात नहीं करने देना चाहते हैं कि एक निरंकुश शासन क्या कर सकता है, एक तानाशाही क्या कर सकती है। इस चीज़ पर आप कक्षा में चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं। तो या उसके पहले जो मुझे पता चला था कि जातियों को लेकर बहुत सारी सूचनाएं जो थीं वो हटा दी गई हैं, उनको भी हटा दिया गया है। तो जाति को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बताना चाहता है कि यह समाज एक समरस समाज है, इसमें कोई विभेद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन अगर हम ये सूचनाएं देंगे तो जाहिर है ये पता चलेगा कि इस समाज में बहुत सारे तनाव हैं, इस समाज में बहुत सारे द्वंद्व हैं। समाज तो बटा हम हुआ इस था पहले सूचना से। को ही हटा दें। तो असल चीज़ इन लोगों की है सूचनाओं को हटा देना, है ना। 2002 नहीं है, मुग़ल सल्तनत का एक बड़ा सा हिस्सा नहीं है। तो उसके बाद गांधी की हत्या में आरएसएस का रोल नहीं है। गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिंदुत्ववादियों की चर्चा ही नहीं है, तो फिर भूमिका ही कहाँ से है। जी। तो सर इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़ सकते हैं? जिस तरह की राजनीति भी हम देख रहे हैं, चुनावी राजनीति जिस तरीके से चल रही है, उसके मद्देनजर पाठ्यक्रमों में जो ये बदलाव हैं और एक वैचारिकी थोपने का जो प्रयास है, इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे? देखिए, दूरगामी प्रभाव तो ये होंगे कि आप के स्कूलों से ऐसे छात्र छात्राएं पढ़ के निकलेंगे, क्योंकि ये सूचनाएं दुनिया में तो मौजूद है ना, क्योंकि ये सूचनाएं हैं। अब आपने अपनी पाठ्यपुस्तकों से हटा दिया, लेकिन भारत में दूसरे बोर्ड्स भी हैं, आईसीएसई है, तो क्या आप वहाँ से भी हटवाएंगे? या इंटरनेशनल बैकलॉरेट वाली संस्थाएं भी हैं, है ना, जो अमेरिकन स्कूल्स भी हैं, बाकी स्कूल्स भी हैं। तो ये सूचनाएं तो मौजूद हैं। तो हमारे जो छात्र निकलेंगे वो एक बहुत ही विचित्र प्रकार से देखे जाएंगे, जो इग्नोरेंट हैं, जो अपने ही इतिहास को नहीं जानते हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो वो अपने ही समवयस्क दूसरे छात्रों, यहाँ तक कि विदेशों में भी भारत के अतीत की जानकारी ज़्यादा होगी, है ना। औरंगज़ेब के बारे में वो ज़्यादा जानेंगे, अकबर के बारे में ज़्यादा जानेंगे, हम नहीं जानेंगे। तो इसका मतलब भारत के बारे में जानकारी कहाँ ज़्यादा होगी? विदेश में होगी, भारत में नहीं होगी। मतलब भारतीय लोगों से भारतीयता की जानकारी छीन ली जाएगी, या एक बहुत ही विकृत प्रकार की समझ उनके पास होगी। तो हम बार बार दुनिया 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 की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि भारत विश्वगुरु है, लेकिन अगर भारत के स्कूलों से पढ़ी हुई एक छात्र कैम्ब्रिज पहुंचेगा तो उसको कितना बड़ा आघात लगेगा।
हार्वर्ड पहुंचेगा तो उसको कितना, और वहाँ के लोगों को कितना आघात लगेगा। उसको लगेगा अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, हमें ये सारी पता नहीं चीज़ें। था, तो वो एक पूरी तैयारी फिर से उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ बाहर के लोग तो आरएसएस से बाध्य नहीं है, है ना। वह तो ज्ञान की जो ज़रूरत है, उस विषय की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत से बाध्य हैं। तथ्यों और तर्कों के आधार पे जो होगा उस तरीके से चलता है। सर, अंधभक्त एक शब्द कॉइन किया गया पिछले ही दिनों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी चलता है। तो इसका जो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा पाठ्यक्रमों में से सिलेबस को हटाने का, आपने जो एक बात कही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी जाएंगे आप देखेंगे कि किस तरह की सूचनाएं थी और हम सूचनाओं से किस तरीके से विहीन थे, तो एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी भी आ सकता है लोगों में। लेकिन जो सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, जिन लोगों को इतने ज्ञान की सीकिंग ही नहीं होगी, किस तरह का समाज बनेगा सर वो? देखिए, मैं शुरू से ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव नहीं बढ़ सकता है अगर इस समाज में मूर्खता नहीं बढ़ेगी। तो यह समाज इग्नोरेंट लोगों का समाज होगा और इस समाज में मूर्खता का साम्राज्य होगा। ठीक है, इतिहास वह है जो मुझे पसंद हो। अब बात यह है, तथ्य मैं उसे मानूंगा जो मेरी पसंद का हो, जो मेरे पूर्वग्रह को और पुष्ट करे। अगर वो उसको पुष्ट नहीं करता है, मैं उसे तथ्य ही नहीं मानूंगा, मैं उसको हटा दूंगा। तो ये समाज इस तरह के लोगों का हो जाएगा। और इसको आप जीवित मृत कह सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग मरा हुआ होगा और उनके दिमाग में कुछ भी डाला जा सकेगा जो अभी व्हाट्सएप के ज़रिए या बाकी। मुझे कल किसी ने एक वीडियो क्लिप भेजा जिसमें भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के एक उनके जो प्रवक्ता हैं या उनके व्यक्ति हैं, वे बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे थे कि ताजमहल दरअसल पहले एक मंदिर था और लाल किला भी दरअसल एक मंदिर था, और नहीं, जामा मस्जिद भी किसी हिंदू ने बनवाई थी और लाल किला में भी एक मंदिर था या एक महल था जिसको हिंदू ने। तो बहुत आत्मविश्वास के साथ एक टेलीविज़न चैनल की बहस में ये बात कर रहे थे। सारे लोग हंस रहे थे लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो हम एक ऐसा समाज पैदा करेंगे जिस पर जो जब लोग हंसेंगे या तरस खाएंगे तो वो क्रुद्ध हो जाएगा और हिंसक हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं जो जानता हूँ उस पर लोग हंस रहे हैं। तो इस वजह से हिंसा और बढ़ेगी। तो हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो हिंसक होगा। हिंसक होगा, क्योंकि वो इग्नोरेंट होगा और एक तरह का मूर्ख समाज होगा। सर, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 100 वर्षों का टारगेट वो लोग लेकर चले थे हिंदू राष्ट्र के प्रति, और हिंदू राष्ट्र को लेकर डिबेट्स फिलहाल ओपन होने लगी हैं। खुल्लम खुल्ला लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, डिमांड करते हैं। तो इस लाइन में आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों का? कोई लिंक आप उधर से भी देखते हैं क्या? दो चीज़ें हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परियोजना में जो या हिंदुत्ववादी हैं, उनका पूरा क्षेत्र है अतीत, वर्तमान नहीं है, क्योंकि वो अतीत उनके अनुसार नहीं है और उनकी एक अतीत की कल्पना है। उस कल्पना को वो यथार्थ बनाकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो सारे युद्ध अतीत का लड़ा जा रहा है। मेरे एक छात्र ने कहा था कि सर, हमारे गांव में घर घर में ये बात पहुंचाई गई है कि मुगलों से बदला लिया जा रहा है, तो अब मुगलों से बदला लिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि वे हर उस चिन्ह को हटा देना चाहते हैं जो चिन्ह मुसलमानी कहा जा सकता है। तो वह कुतुब मीनार हो, लाल किला हो, औरंगज़ेब रोड का नाम हो, इलाहाबाद हो, औरंगाबाद हो, उस्मानाबाद हो। तो यह एक तरह का सांस्कृतिक संहार है जिसको आप कल्चरल जेनोसाइड कहते हैं, जो एक बहुत समझी हुई अवधारणा है जिस पर काफ़ी काम बाहर हुआ है। तो आप जब एक कल्चरल जेनोसाइड करते हैं तो दरअसल एक पूरी आबादी को आप ओझल कर देना चाहते हैं। उसके बाद उसका फिज़िकल जेनोसाइड आसान हो जाता है। जब आपने उसको कल्चरली हटा दिया तो फिज़िकली आप उसके बाद हटाते हैं। तो एक मामला तो यह है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिसकी धार है, और दूसरा जो हिंदुओं पर है, यानी हिंदुओं के दिमाग को इस तरह ढाल देना कि उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं और वो तथ्य के रूप में माना जाएगा। तो गुलाम बना लेना पूरे। हाँ, तो वह एक कंडीशनिंग है, या जिसको मैं कहता हूँ कि वो एक तरह का कॉग्निटिव डैमेज है। मैं देख रहा हूँ लेकिन जो सामने है उसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे एक चीज़ दी जा रही है, कहा जा रहा है यही है, और मैं उसको कहता हूँ हाँ यही है। जैसे डिमोनेटाइजेशन में यह कहा गया कि 2000 के नोट में चिप है, और बहुत सारे लोगों ने मान लिया उसको कि वो चिप है ना। तो यह होने लगेगा एक बड़े पैमाने पर, और ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, या शायद हो चुकी है। जी।
सर इन तमाम मसलों पे जब एनसीईआरटी के निदेशक से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि एनईपी लाने की योजना है और कंटेंट लोड कम कर सकें, इस कारण से ये सिलेक्टिव एक अप्रोच है और हटाया गया है। इसका कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, उनके ऊपर एक दबाव होगा। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टेक्स्ट बुक के बारे में क्या कहती है और इस तरह की एडिटिंग के बारे में क्या कहती है कि इस तरह की एडिटिंग करें। लेकिन अगर आपको कंटेंट लोड हटाना है तो क्या इन पाठ्य पुस्तकों को कंटेंट, जैसा मैंने कहा कि पाठ्य पुस्तक जानकारियों का कोई अनमेल जोड़ नहीं है कि कहीं से कोई जानकारी लाए और उसको जोड़ दिया। अगर आपको हटाना भी है जैसा ये कह रहे हैं तो क्या हटाएंगे जिससे हमारे अतीत की समझ बनी रहे, जिससे हमारे आज की जनतंत्र की समझ बनी रहे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से भी हटाया गया, बाकी चीज़ों से भी हटाया गया। क्या आप एक पार्टी का जब प्रभुत्व था उसको हटा देंगे तो जनतंत्र की समझ कैसे बनेगी? 2002 के जिक्र को हटा देंगे तो लोग कैसे समझेंगे कि इस समाज में हिंसा क्यों होती है और कैसे होती है? आप संप्रदायवाद पर जिक्र को हटा देंगे तो आप भारत के समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को हटा देंगे, या जाति के जिक्र को हटा देंगे तो एक बहुत बड़ी सच्चाई को हटा देंगे। इसलिए और कंटेंट लोड क्यों कम करना चाहते हैं? एक बहाना पैंडेमिक का था, वह चीज़ गुजर चुकी, अब तो आप सामान्य अवस्था में आ गए हैं, तो फिर क्यों? उस वक्त मैं मान भी लूँ कि आपने किया, आपने निर्देश जारी किए कि इतनी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन अब क्यों? तो अब तो कोई तर्क नहीं है, इसलिए जो वे कह रहे हैं उस पर तरस ही खाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। एक आखिरी सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा सर मैं, समय भी ज़्यादा मैंने ले लिया, कि एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट आता है कि होलोकॉस्ट की शुरुआत जो है वो गैस चैम्बर्स से नहीं होती है, हेट स्पीचेस से होती है। तो क्या ये जो एक प्रक्रिया है, ये जो एक कदम है, आपको लगता है उस दिशा में भी बढ़ सकता है? हॉलोकॉस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोग उस शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं, क्योंकि भारत में ज़रूरी नहीं है कि हॉलोकॉस्ट वैसे दोहराया जाए, लेकिन भारत में एक सीरियल जेनोसाइड चल रहा है ना। जब आप रोज़ाना मुसलमानों की हत्या करते हैं, कहीं गाय चोरी के नाम पर, कहीं गोमांस खाने के नाम पर, कहीं हिंदू लड़की से शादी के नाम पर, कहीं धर्मांतरण के नाम पर, कहीं किसी और के नाम पर, तो आप धीरे धीरे उस आबादी को ख़त्म करते हैं। जब आप उनको खुले में नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं तो आप उनकी सार्वजनिक उपस्थिति को गायब कर देते हैं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा कि 2 प्रोजेक्ट्स को साथ चलाना पड़ता है। एक है कल्चरल जेनोसाइड, जिसमें आप सांस्कृतिक संहार करते हैं और सांस्कृतिक रूप से उनको लापता कर देते हैं। तो फिर और ये उसके साथ ये हत्याएं और ये हिंसा साथ साथ चलती रहती है। आप मस्जिदों को गिरा देते हैं जो सदियों पुरानी मस्जिदें हैं। अभी मदरसा अजीज़िया को जला दिया गया बिहार शरीफ में। तो यह सब कुछ उसका हिस्सा है जिसको आप होलोकॉस्ट कह रहे थे। भारत में वह धारावाहिक रूप से चल रहा है, वह एक परिघटना के रूप में एक समय शायद घटित नहीं होगा, वो रोज़ाना घटित हो रहा है और इसलिए वो हमें महसूस भी नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें चल रही। तो क्यों पाठ्यक्रम चेंज किया गया है और इसका क्या दूरगामी प्रभाव होगा? एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो विकृत होगा, सूचना विहीन होगा। इस बारे में बात कर रहे थे अपूर्वानंद जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।